चढ़ावा चोरी को लेकर अपने करीबियों से चंपत राय क्या बोले? सोर्सेस से खबर आ रही है, कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा, ये बात चंपत राय ने कही है। चंपत राय ने कहा है कि ये कलंक लेकर मैं अयोध्या से बाहर नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अयोध्या में मेरी सेवा पूरी हो चुकी है, दाग के साथ यहां से विदा नहीं हो सकता। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद वो अपना पक्ष रखेंगे। चंपत राय ने अपने करीबियों से यह बात भी कही। अब जरा यह भी देखिए, चंपत राय के भाई सुनील कुमार ने उन्हें बेगुनाह बताया है और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। ये राजनीतिक स्टंट है और जब आदमी इतने बड़े ओहदे में बैठा होता है तो ये विपक्ष वाले इस तरह की बातें अमूमन करते हैं। चंपत राय की संपत्ति केवल एक उनकी धोती कुर्ता और एक थैला है। उनके जीवन की संपत्ति यही है। उनके जीवन की संपत्ति यही है। उनके पास 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, सुबह 1.5 रोटी खाते हैं, रात में रामदाने की खिचड़ी। उनके पास अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ऐसा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने किसी से बात कही तो उसने कहा, आप ये सोचिए कि जनधन खाता जब आज एक गरीब का भी खुलवाया जा रहा है, सरकार खुलवा रही है, तब इन साहब का खाता क्यों नहीं था? क्या इनका खाते के बगैर ही काम चल रहा था? किसी एक चीज को देखने के कई पर्सपेक्टिव होते हैं। चंपत राय पर कौन सा पर्सपेक्टिव लागू है? सीताराम दास जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है, मैं जो बार बार एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन आप काफ़ी देर से, ठीक है, वो विशेषज्ञों से आप ले रहे थे। चंपत राय की सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। चंपत राय ने जो विदेशों से फंड लिया है, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आप सुनिएगा मेरी बात को, सभी विशेषज्ञ जरूर सुने ध्यान से, सीबीआई वाले भी और पुलिस वाले भी। ये पूरी जिम्मेदारी और तथ्यों के साथ कह रहे हैं। तथ्यों के साथ कह रहा हूं मैं। और यदि जांच होगी, सीबीआई जांच होगी तो निकल के नहीं आए तो मेरी गर्दन काट लेना, मैं कह रहा हूं। यदि सीबीआई जांच होगी तो निकल के आएगा। विदेशों से जो पैसा आया उसको ठिकाने के लिए 2 करोड़ की जमीन 8 करोड़ में ली गई, फिर उसको निकाल करके वापस उन लोगों को दिया गया जिन लोगों को देने के लिए विदेश से पैसा आया था, उन लोगों को यहाँ पर हैंडओवर कराया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें धन शोधन हुआ है? बिल्कुल, धन शोधन तो है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई है, धन शोधन तो हुआ ही है, लेकिन वो धन गया जहां है, यदि ठीक से उसकी जांच हो जाएगी तो आपके धरती के नीचे, पैरों के नीचे से धरती खिसक जाएगी। आप सोच नहीं सकते हो कि वो पैसा यदि आतंकवादियों तक भी गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये जांच में निकल करके आएगा। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। ये जो बात कही जा रही है, सीताराम दास जी कह रहे हैं कि वो पूरी जिम्मेदारी और प्रमाण के साथ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी बात ये भी नहीं होगी। ये यहां पर स्पेकुलेशन लग रहा है कि आतंकवादियों तक भी अगर ये बात पहुंची हुई हो तो। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर इसकी जांच होगी तो जो निकल कर आएगा वो उससे, जो आप सोच रहे हैं, उससे बहुत बड़ा होगा। इसकी व्यापकता बहुत ज्यादा है। क्या आपको भी ये लगता है? या असल में यहां पर बहुत तरीके के इमोशनल आउटबर्स्ट भी हैं, एक बहुत तरीके के पॉलिटिकल आउटबर्स्ट भी हैं, 2। ये क्या आपको लगता है कि ये मौका मिल गया है कई लोगों को, या आपको लगता है कि वाकई जो बातें पहले घुटी घुटी थी अब उनको स्वर मिल रहे हैं? बिल्कुल, ये हो सकता है कि राजनीतिक विद्वेष भी हो और इसमें कोई साजिश भी की जा रही हो, लेकिन यदि सचमुच चंपत राय जी या कोई भी दोषी है तो हम तो कहेंगे कि उनको उतनी ही नहीं जितनी अन्य लोगों को सजा दी जाए, उससे कहीं ज़्यादा इनको सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि जो भरोसे का कत्ल कर रहे हैं, जो विश्वास का कत्ल कर रहे हैं, जो लोगों की श्रद्धा का, भावना का, क्योंकि उनको तो 50 साल 40 साल 30 साल से वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। और हमारे जो पूर्वज बुजुर्ग जिन्होंने वहाँ पर आहुति दी, यदि उनके भरोसे का इस तरीके से कत्ल किया गया है तो इनको सजा ही नहीं देनी चाहिए। इनको तो जो कहते हैं ना, वो फांसी भी कम पड़ जाएगी यदि इन लोगों का इसमें इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है। जैसा महाराज जी ने कह रहे हैं कि इसमें ये भी हो सकता है कि यह धन आतंकवादियों या किसी और को भी गया होगा, ऐसी हम अपेक्षा तो नहीं करते, लेकिन यदि ऐसा कुछ है तो ये राजनीतिक विद्वेष या साजिश बहुत बड़ी हो सकती है। ये कई तरीके की चीजें, और जाहिर है अगर आप अंधेरे में, अगर आपको ये मालूम हो कि अब मुझे रोशनी मिल रही है और मैं अब ठीक से देख पा रहा हूं, तो आपको मालूम होता है कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है, किससे खतरा है और किससे नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, आप अंधेरे में टटोल रहे हो, बहुत सारे अंदेशों में हो, कोई भी आवाज आपको अचानक लगेगी कि किसी जानवर की आवाज तो नहीं है, कोई सांप तो नहीं फुफकार गया, और वैसे में कई अंदेशे बड़े होने लगते हैं, डर बड़े होने लगते हैं, बेशक उनका वजूद ना हो। इसीलिए रोशनी जरूरी है, वो रोशनी जो जांच के जरिए ही सामने आ सकती है। दान पात्र का अगला सवाल आपके सामने ये रहा। दान पात्र बहुत कुछ कह रहा है, और दान पात्र कह रहा है कि उसने देखा है कि कैसे कोई एक वृद्धा किसी एक दूर गांव से आकर 50 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए डालकर गई, और जब उसे इस खबर के बारे में पता चला तो किसी से वो पूछती हुई पाई गई कि ए भैया, हमार 50 रुपया चुरा लिहिन का,
अब उसका 50 रुपया उसके लिए कितनी बड़ी संपत्ति, कितनी बड़ी दौलत है, ये दान पात्र जानता है। और ऐसे में ये सवाल उठता है, घोटाले के राज कितने बाकी हैं? ये जो व्यापकता को लेकर बात हो रही है, कौन कौन शामिल हो सकता है, इसको लेकर बात हो रही है, कैसे कैसे ये षड्यंत्र और बड़ा हो सकता है, ये बात हो रही है। तो इसके राज कितने हैं? क्या यहां पर ये कुछ एक तथ्य आपके सामने रखने के बाद जब मैं एमएल शर्मा साहब के पास, मैडम कौर के पास जाऊंगा, तो क्या व्यापकता के बारे में उनका तजुर्बा उनको कुछ आइडिया देता है या नहीं? जरा पहले ये देखिए, राम मंदिर में सिर्फ चढ़ावा चोरी का मसला नहीं है, बल्कि जमीन खरीद भी सवालों में। एक चौंकाने वाली जानकारी भी आपके सामने रखता हूं। 18 मार्च 2021 को, अभी इसका जिक्र तो हुआ लेकिन दोबारा किया जाना इसलिए जरूरी है कि एक ही दिन में 2 बार एक जमीन की रजिस्ट्री हुई। एक कुसुम पाठक मैडम हैं, उन्होंने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ रुपए में वो जमीन बेची। सर्किल रेट 5 करोड़ 79 लाख का था। 18 मार्च को ही उसी तारीख को दूसरी बार रजिस्ट्री हुई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर इस बार खरीदी गई जमीन। विक्रेता थे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, वही जिन्होंने ये जमीन 2 करोड़ की कुसुम पाठक से खरीदी थी। और चंपत राय को उन्होंने उसी तारीख को यह जमीन 18 करोड़ 50 लाख की बेची। चंपत राय के दस्तखत हैं, उनकी फोटो लगी हुई है उसमें। यानी कुछ ही घंटों में यह कीमत 16.5 करोड़ के अंतर वाली बन गई। सवाल यह है कि जमीन डील के बाद रवि मोहन तिवारी की वित्तीय स्थिति बदली क्या? डील के बाद ही रवि मोहन का महलनुमा मकान तैयार हो गया? जवाब यह है, जमीन सौदे के बीच के खरीदारों को असामान्य लाभ का इसमें शक है। और शक यह भी है कि जिन लोगों ने बढ़ी हुई कीमतों में ट्रस्ट की तरफ से जमीन का सौदा किया, यह भी संभव है कि बाद में उनके पास कुछ किक बैक आया हो, वो पैसा जो उन्होंने कीमत के तौर पर चुकाया उसका एक हिस्सा वापस लौटा हो। ये सवाल भी उठ रहे हैं। अब सवाल है कि घोटाले के कितने राज बाकी हैं? संजय सिंह क्या कहते हैं? संजय सिंह का दावा है मंदिर जमीन खरीद में हेरफेर जबरदस्त हुई है, बाजार भाव से महंगी जमीन खरीदी गई है। 2 करोड़ की जमीन को उसी दिन 18.5 करोड़ का खरीदा गया। 9 करोड़ की जमीन को 55 करोड़ में खरीदा गया। 11 भूमि सौदों के दस्तावेज एसआईटी को सौंपे हैं संजय सिंह ने। तो सवाल यह भी है कि और कितने दाग हैं? राम मंदिर में जमीन खरीद के मामले में क्या गड़बड़ हुई है? चढ़ावा चोरी के मामले में क्या जबरदस्त घपला किया गया है? अब जरा यहां पर यह भी देखिए, टीवी 9 से बातचीत के दौरान मंदिर समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने खुद भी कहा था कि जमीन खरीद में पारदर्शिता नहीं बरती गई और यह पहला मौका था जब ट्रस्ट के लोगों को संभल जाना चाहिए था। नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि जानते हुए कि यह नजूल लिखा हुआ है आपसे क्रय करे, क्योंकि उस सिक्योरिटी की आवश्यकता थी। तो कुछ कठिनाइयां थी उस समय, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि प्रोसेस उस समय भी और ट्रांसपेरेंट होता तो अच्छा था।